Good afternoon everyone. Myself Aditi Jain. I am an assistant professor in IMT College of Nursing. आज का हमारा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक ऑटेल्जिया और इम्पेक्टेड वैक्स है। ऑटेल्जिया मेनली ईयर पेन होता है। अगर किसी इंसान के कान में दर्द हो रहा है तो उसका एक मेडिकल टर्म होता है जिसे हम ऑटेल्जिया कहते हैं। ईयर में पेन होना या ईयर एक होना दोनों सेम कंडीशन है। अगर आपको कान में दर्द है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई चोट लग गई हो कान में जिसकी वजह से आपके कान में दर्द हो रहा है, तो उसे हम ऑटेल्जिया कहेंगे। नॉर्मली अगर कोई नॉन मेडिको पर्सन है तो वो अगर आपके पास आएगा तो वो आपको कान में पेन ही बताएगा कि उसके कान में दर्द है। बट उसी जगह अगर कोई मेडिकल पर्सन है, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर है, तो जब हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसके हेल्थ असेसमेंट में जो है हम ऑटेल्जिया लिखते हैं उसके प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल टर्म के कंपैरिजन में। ऑटेल्जिया मेनली आपका दो टाइप का होता है। एक आपका प्राइमरी आ जाता है, दूसरा आपका सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी में जो है, जो आपका एक्सटर्नल और इनर ईयर या जो आपका मिडिल ईयर होता है उससे आपका ऑटेल्जिया इफेक्ट होता है, उससे आपको ऑटेल्जिया होता है या ईयर पेन आपको होता है। अगर इंटरनली कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, इंटरनली कोई इंजरी हो रही है, उस कंडीशन में आपको प्राइमरी ऑटेल्जिया होने के चांसेस होते हैं। उसी जगह सेकेंडरी ऑटेल्जिया जो आपका होता है वो किसी भी एक्सटर्नल बॉडी की वजह से, कोई सब्सटेंस है एक्सटर्नल, कोई फॉरेन बॉडी इंसर्शन आपके कान में हो रहा है, उस कंडीशन से आपको ऑटेल्जिया या प्राइमरी सेकेंडरी ऑटेल्जिया आपको होता है। फिर आपके कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ कह लीजिए या ईटियोलॉजी कह लीजिए, सेम टर्म होता है। मेनली लेसिरेशन की वजह से ऑटेल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेसिरेशन आपका एक वुंड का टाइप होता है जिसमें कि जो आपके रफ़ कट्स या आपके रफ़ एजेस होते हैं, अगर किसी इंसान के कोई चोट लग रही है और उसके रफ़ कट्स हैं तो आपका लेसिरेशन में आएगा। रफ कट्स या अनइवन कट्स ना। अगर उसी जगह कोई इंसान है जिसको क्लियर कट है तो वो आपका इन सीजन में आता है। दूसरा आपका बाइट आ जाता है। अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े ने काट लिया हो, उस कंडीशन में भी आपको ईयर में पेन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आपका हेमाटोमा आ जाता है। हेमाटोमा मेनली आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें क्लॉटिंग हो जाना, या जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं। बट उसमें भी दो कंडीशन है, एक आपका हेमाटोमा होता है, एक आपका एक कायमोसिस होता है। एक कायमोसिस मेनली आपकी शॉर्ट वेसल्स जब डैमेज होते हैं तब होता है। हेमाटोमा आपके लार्ज ब्लड वेसल्स जब डैमेज होते हैं तब होता है। तो मेनली जो आपको ऑटेल्जिया हो रहा है वो आपकी हेमाटोमा की कंडीशन है। अगर आपको लार्ज ब्लड वेसल्स आपके डैमेज हो रही हैं, लार्ज क्लॉटिंग हो रही है, तो आपका हेमाटोमा में आएगा। फिर आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना आता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना आपका जो है मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है। अगर किसी भी वजह से आपके कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा। फिर आपका सनबर्न आ जाता है। अगर कोई आप ज़्यादा एक्सपोजर में हो सनलाइट के, आप ज़्यादा एक्सपोजर में हो यूवी रेज के, तो उसमें आपको सनबर्न होएगा। सनबर्न की वजह से आपके कानों में दर्द हो सकता है। फिर आपका नियोप्लाज्म आ जाता है। नियोप्लाज्म आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसे हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। अगर हमारे कान में, हमारी किसी भी बॉडी एरिया में अगर हमारे एक्स्ट्रा टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं या उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की, तो आपका नियोप्लाज्म होगा, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होंगे और उनमें आपके एडीमा और पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फिर आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आपके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ऑटेल्जिया होता है, जिनकी वजह से ईयर पेन होता है। उसमें आपका पहला रीज़न आ जाता है इम्पेक्टेड वैक्स। इम्पेक्टेड वैक्स आपका होता है अगर एक्सेस लेवल में जो है आपको वैक्स सिक्रीट हो रहा है आपके कान में ना, या आपको बहुत ड्राई वैक्स सिक्रीट हो रहा है, तो वो आपको ऑटेल्जिया कर सकता है या आपके कान में दर्द उससे हो सकता है। फिर दूसरा आपका फॉरेन बॉडी आ जाता है। फॉरेन बॉडी इंसर्शन में आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत बार वो होता है कि उनको अपने कानों में बीड्स डाल लिया, इरेज़र, आपका पेपर, कोई भी नट, तो वो सारे जितना भी सामान आपका छोटे छोटे जो हम बच्चों से बचा के रखते हैं, या जो सामान आपके ईयर में या ईयर कैनाल में आराम से जा सकता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर लेता है, वो आपका सारा फॉरेन बॉडी इंसर्शन में आ जाता है। फिर आपका ओटाइटिस एक्सटर्नल सेम, अगर आपके मिडल ईयर इन्फेक्शन आपको हो रहा है। नियोप्लाज्म आपका सेम आ जाएगा अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की आपके ईयर में। फिर आपका आ जाता है एक्सोस्टोसिस। एक्सोस्टोसिस आपकी बिनाइन ग्रोथ होती है आपकी बोन में। बोन्स आपकी ईयर में मेनली 3 बोन होती है, मैलिस, इनकस और स्टेप्स, जिसमें कि स्टेप्स आपकी सबसे छोटी बोन होती है अगर उनमें बिनाइन ग्रोथ हो रही है। बिनाइन और मालिग्नेंट आपके 2 टर्म्स होते हैं, एक बिनाइन है, एक आपका मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन मेनली आपका नॉन कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट आपका कैंसरस होता है। तो बिनाइन ग्रोथ माने वो नॉन कैंसरस ग्रोथ आपकी बोन की हो रही है, बोन एनलार्जमेंट है बट वो कैंसरस नहीं है। फिर आपका मिडिल ईयर में आपके क्या क्या कॉजेज आ जाते हैं। पहला आपका आ जाता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आपका ईयर इन्फेक्शन हो गया। फिर आपका सेकेंडरी ओटाइटिस मीडिया आ जाता है जो कि आपके जो नेजोफेरिंग्स एरिया होता है उसको भी अफेक्ट करता है। मेनली आपका एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट आपका शॉर्ट टाइम पीरियड तक होता है, क्रॉनिक आपका लॉन्ग टाइम पीरियड तक होता है, और जो आपका रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होता है। सेकेंडरी ओटाइटिस मीडिया मेनली जो आपको होता है उसमें आपका नेजोफेरिंग्स भी इंक्लूड होता है। नियोप्लाज्म सेम हमने अपने ऑडिटरी कैनाल और अपने कॉजेज में पढ़ा। ट्रोमेटिक परफोरेशन, ट्रोमेटिक परफोरेशन आपका आ जाता है जिसमें कि जो आपका ईयर ड्रम है या जो आपका ईयर है उनमें इंसर्शन, उनमें एंट्री और एग्जिट दोनों हो रही हो। परफोरेशन में आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों होती है, जिसमें कि अगर जैसे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं या कान का पर्दा भी बोलते हैं, अगर वो रप्चर हो रहा है, अगर वो टीयर हो रहा है तो मेनली उसमें परफोरेशन हो रहा है। दूसरा आपका आ जाता है हेमोटिम्पैनो। हेमोटिम्पैनो मेनली जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। जो हमारा ईयर ड्रम है या जो हमारा कान का पर्दा उससे आपको ब्लीडिंग होने लग जाएगी। फिर आपका ओटाइटिक बेरोट्रॉमा आ जाता है जो कि आपकी टिश्यू इंजरी होती है। टिश्यू इंजरी आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी, जो कान में हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो उनमें हमारी इंजरी होती है ना, वो किसी एब्रेशन की वजह से हो रही है, कोई फॉरेन पार्टिकल इंसर्शन हमारे कान में हो रहा है उस वजह से हो रही है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, वो अलग डिपेंड करता है। बट जो आपकी टिश्यू इंजरी कान में होगी वो आपको ऑटेल्जिया क्रिएट कर सकती है, आपके कान में उससे भी दर्द हो सकता है। फिर आपके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि क्या क्या ऐसे रिस्क होते हैं जिनकी वजह से कानों में दर्द हो सकता है। ज़रूरी बात नहीं इन्फेक्शन ही हो, ज़रूरी बात नहीं है कोई इंजरी ही हो, ट्रॉमा ही हो, कान में परफोरेशन ही हो रहा हो, बट क्या क्या हाई रिस्क होते हैं जिनकी वजह से ऑटेल्जिया या कान में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला आपका आ जाता है इंस्टिलेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड सॉल्यूशन। कॉन्टामिनेटेड आपका क्या होता है, अगर कोई गंदी चीज़ है या गंदा सॉल्यूशन है, गंदा पानी है ना, कोई अनस्टेरिलाइज्ड सॉल्यूशन है, वो आपका सारा कॉन्टामिनेटेड में आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर ना, अगर आप गंदे पानी में,
कंटामिनेटेड में आपका स्विमिंग पूल आ सकता है, बट पॉल्यूटेड वाटर में आपका स्विमिंग पूल नहीं आएगा। बहुत बार जो ये नहर वगैरह होती हैं, गंगा हो गई, जमुना हो गई, वो गंदी कर देते हैं लोग, वो आपका सारा पॉल्यूटेड वाटर में आता है, क्योंकि उनमें इतने डस्ट पार्टिकल्स, इतना सब्सटेंस होता है जो कि आपके कान को अफेक्ट कर सकता है। फिर आपकी एलर्जीज़ आ जाती हैं, हर इंसान को किस अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जीज़ होती हैं ना, तो उससे भी आपका एक रिस्क बढ़ जाता है कि इंसान को इफ़ेक्ट कर सकता है या इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हो सकता है। स्किन रैशेस ऐसे हो जाते हैं बहुत बार, उस कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपको कान में दर्द हो सकता है। फिर आपका आ जाता है रीसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपको है, साइनसाइटिस है, रिनाइटिस है आपका, और आपका टॉन्सिलाइटिस हो गया, लैरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, अगर आपको इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है कि आपको अटेल्जिया होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, अगर हमें कोल्ड एंड फ्लू भी है तो उस कंडीशन में जब हमारी नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं और हम सही से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे कान में और हमारे फेशियल मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आ जाता है इंसर्शन ऑफ अनक्लीन और शार्प पार्टिकल्स इनटू द ईयर। अनक्लीन और शार्प दो अलग अलग टर्म है। अनक्लीन में आपकी ईयरबड्स आ सकती हैं, आपकी जो कॉटन बर्ड्स होती हैं, और शार्प में आपके जो आपके फोर्सेप्स होते हैं। बहुत बार होता है अगर हम जो हमारे डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स होते हैं, हम ईयर क्लीन करने को जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं वो हमारे को रिस्क फैक्टर एक बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्टेरिलाइज नहीं होते, वो क्लीन नहीं होते हैं, तो उससे भी हमें ऑटेल्जिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आपकी पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है कि क्या प्रोसेस होता है कान में दर्द होने का, या ऑटेल्जिया अगर किसी इंसान को हो रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है कि कैसे कैसे उसे कान में दर्द होएगा। पहला आपका आ जाता है, इसमें जो प्रोसेस में है वो आता है ट्रॉमा या इन्फेक्शन। जब तक किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई उसका कॉज नहीं होगा, तब तक आपको ऑटेल्जिया नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन से आगे स्प्रेड होके इन्फ्लामेशन पे जाएगा, है ना। इन्फ्लामेशन में आपके स्वेलिंग हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया। फिर जब आपका इन्फ्लामेशन होगा तो जो आपके मीडिएटर्स हैं या जो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे, वो आपकी बाकी बॉडी में धीमे धीमे स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे। जब वो स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे तो जो आपके टिश्यूज़ हैं उनमें एडीमा होने लगेगा। एडीमा हमारा स्वेलिंग होता है, अगर हमें स्वेलिंग हो रही है कान के अंदर ना तो वो एडीमा कहलाएगा। अगर हमारे टिश्यूज़ में स्वेलिंग हो रही है तो आपका टिश्यू एडीमा कहलाता है। पेन हमारा आ जाता है ऑटेल्जिया, और रेडनेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कान में। फिर हमारा मैनेजमेंट आ जाता है जिसमें कि हमारी 3 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा आता है प्रमोट हीलिंग, दूसरा हमारा आता है एलिवेट पेन, और तीसरा हमारा होता है रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। प्रमोट हीलिंग में क्या है कि हम अगर किसी इंसान को कान में दर्द हो रहा है तो हम उसको हील कैसे कर सकते हैं, या उसका जो पेन है उसको कैसे कम करेंगे, या उसको क्लीन कैसे करेंगे जिससे कि उसकी बॉडी में थोड़ा रिलीफ आए। पहला आपका आ जाता है इसमें ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन मेनली एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम ईयर को इंटरनली क्लीन करते हैं। हम एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको सिरिंज में फिल करके हम उसको ईयर में पुश करते हैं ताकि जो भी फॉरेन बॉडी इंसर्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका इम्पैक्टेड वेक्स है, वो आपका ड्रेन आउट हो सके। फिर एंटीबायोटिक्स हम दे देंगे, जैसे कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि इन्फेक्शन की वजह से जो है आपको इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और ऑटेल्जिया हो रहा है, तो इस
इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। दूसरा हमारा पेन को एलिवेट करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पेन किलर्स दे देंगे। तीसरा हमारा रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड रिमूव फॉरेन बॉडीज़। अगर हमारे ईयर को हमें प्रॉपर फंक्शनिंग में लाना है तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है हमें उसको रिमूव करना होगा, या जो भी फॉरेन बॉडी इंसर्शन है हमें उसको रिमूव करना होगा। फिर आपका सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाता है। ये पहली वाली स्लाइड में हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था, हम क्या क्या मेडिकेशन था, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। अब हम आपका सर्जिकल मैनेजमेंट आता है, जिसमें कि पहला आपका आ जाता है माइलिनोप्लास्टी। माइलिनोप्लास्टी मेनली जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें जो परफोरेशन हो रहा है उसको हम क्लोज कर देते हैं। जो हमारा ईयर ड्रम है या जो हमारा कान का पर्दा है, अगर वो रप्चर हो रहा है तो हम उसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे, एक पैच हम जोड़ के उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक, फिर आपका टिम्पैनोप्लास्टी आ जाता है। टिम्पैनोप्लास्टी भी मेनली आपका सर्जिकल करेक्शन होता है, जिसमें कि जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हम उसको करेक्ट करते हैं। माइलिनोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी में ये फ़र्क आपका है कि टिम्पैनोप्लास्टी में आपका सर्जिकल करेक्शन है, आप करेक्ट करते हो जो आपका ईयर ड्रम है। बट माइलिनोप्लास्टी आपका है कि जो भी टीयरिंग हुई है या जो भी आपका रप्चर हुआ है आप उसको क्लोज कर देते हो। तो टिम्पैनोप्लास्टी में जो भी हमारा परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या जो भी हमारा रप्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हम उसमें एक पैच लगा देते हैं सर्जिकल करेक्शन करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है माइलिनगोटॉमी, जिसमें कि जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको पंचर किया जाता है, उसको निडल के थ्रू पंचर करके हम जो भी फ्लूइड होता है मिडल ईयर में उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि हमारे को जो है जो फ्लूइड हमारे कान में डिपॉजिट हो रहा है उसको ड्रेन आउट कर सके। ये मेनली आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही किया जाता है। मेस्टोइडेक्टमी आपका आ जाता है, जिसमें कि जो हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स हमारे कान के पीछे होते हैं। मेस्टोइड सेल्स हमारे कान के पीछे होते हैं, जिसमें कि आपके जो एयर सेल्स होते हैं अगर वो इन्फेक्टेड होने लगे, इन्फ्लेम्ड होने लगे तो उस कंडीशन में हम उन्हें रिमूव कर देते हैं ताकि वो जो है ऑटेल्जिया क्रिएट ना करें और पेन ईयर में ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पैक्टेड वैक्स आ जाता है। इम्पैक्टेड वैक्स हमने अभी ऑटेल्जिया के टाइम पे भी पढ़ा था कि अगर हमारे को एक्सेस लेवल में ईयर वैक्स हो रहा है या हमारे को ड्राई वैक्स हो रहा है जो कि आपके कान में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है और रिमूव नहीं हो पा रहा है तो हमारा इम्पैक्टेड वैक्स कहलाएगा। Earwax is a natural protective oily substance which is produced in the outer third of the ear canal। जो हमारा ईयर कैनाल है या जो हमारा ईयर रूट है उसमें जो है इम्पैक्टेड वैक्स हमारा रहता है। ये हमारा ईयर कैनाल है, इसमें हमारा इम्पैक्टेड वैक्स रहता है। मेनली आपका एक नेचुरल ऑयली सब्सटेंस है जो कि हमारे कानों को इन्फेक्ट नहीं करता है या हमारे कानों को बल्कि प्रोटेक्ट करके चलता है और नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू रिमूव स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स सच एज डस्ट फ्रॉम द ईयर कैनाल। जो भी हमारे कान में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कोई फॉरेन बॉडी हो गया, कोई डस्ट हो गई, तो उससे ये ईयर वैक्स हमारे इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करके चलता है। डेफिनेशन आपकी आ जाती है, एक्सेस कलेक्शन ऑफ थिक ईयर वैक्स इज नोन एज इम्पैक्टेड वैक्स। अगर एक्सेसिव लेवल में आपके ईयर वैक्स डिपॉजिट हो रहा है आपके कान में तभी वो इम्पैक्टेड वैक्स में काउंट होगा, वरना वो इम्पैक्टेड वैक्स में काउंट नहीं होगा। फिर आपके सिम्टम्स आ जाते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अगर किसी इंसान को इम्पैक्टेड वैक्स हो रहा है ना, तो उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज उस कंडीशन में होती हैं। पहला आपका डिमिनिश्ड हियरिंग। डिमिनिश्ड हियरिंग से आपका मतलब हुआ अगर उस इंसान को प्रॉपरली हियरिंग एक्यूरेसी नहीं है,
सुनने में अगर उस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर उसको सुनाई नहीं दे रहा है उस कंडीशन में। फिर आपका डिस्कम्फर्ट आ जाता है कि वो इरिटेटेड रहता है। टेनिटस आपका आ जाता है जो कि आपकी रिंगिंग साउंड होती है। टिनाइटिस आपका रिंगिंग साउंड होती है जो कि आपको कान में सुनाई देती है। और टेल्जिया सेम आपका ईयर पेन हो गया, इरिटेशन होती है कान में। और अटोरिया होता है, अटोरिया मेनली आपका पस फ्लूइड या आपका ब्लड ड्रेनेज होता है जो कि आपके कान से आता है। अगर पस फॉर्मेशन होने लगे या ब्लड ड्रेनेज होने लगे कान से तो आपका अटोरिया होगा। फिर आपका हेयरिंग लॉस, प्रॉपर आपका कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो सकता है, बिल्कुल सुनाई ना दे ये हो सकता है। सेंस ऑफ ईयरफुलनेस, कान में हैवीनेस होती है बहुत बार जब कान में पानी चला जाता है या कोई इंसेक्ट कान में चला जाता है तो उस कंडीशन में हमारे को एक हैवीनेस फील होती है। इचिंग इन द ईयर और डिजीनेस, इचिंग आपके कान में इचिंग होगी और आपको डिजीनेस रहेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे जिसमें कि आपका हेड टू एग्जामिनेशन और पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा आ जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन और हेड टू एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा आ जाता है जिसमें कि हम पेशेंट का नाम, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री हम उसकी कलेक्ट करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हेड टू एग्जामिनेशन में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर, नोज, लिप्स, हमारी चेस्ट कैविटी, हमारे एक्सट्रीमिटीज़, पेरिनियल एरिया, हम उनको सबको एग्जामिन करते हैं। फिर हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो है हमारी 4 टेक्निक्स मेनली आ जाती हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में पहला होता है इंस्पेक्शन, फिर हमारा होता है पाल्पेशन, ये 4 टेक्निक्स फिजिकल एग्जामिनेशन में आती हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परक्यूशन। इंस्पेक्शन हमारा होता है जो कि हम पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करते हैं। पाल्पेशन हमारा होता है जो भी हमारा ऑर्गन होता है उसको हम पाल्पेट करके थोड़ा सा उसे टैप करके देखते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम स्थित यूज़ करते हैं जिसमें कि हम उसका हार्ट रेट और रेस्पिरेशन चेक करते हैं। परक्यूशन में हमारा टैपिंग आ जाता है। फिर आपका आता है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी मेनली हम ऑटोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि आपका ईयर एग्जामिनेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है आपके इनर ईयर को एग्जामिन करने के लिए। फिर मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट में ईयर इरिगेशन, सेम आपका नर्सिंग प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ईयर को क्लीन करने के लिए। फिर सक्शनिंग आ जाती है कि जो भी आपका वैक्स है उसको हम सक्शनिंग करके या सक्शन के थ्रू हम उसे आउट कर सकें। इंस्ट्रूमेंटेशन आपका आ जाता है जिसमें कि आपके डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स हम यूज़ कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं अगर फॉरेन बॉडी इंसर्शन हो रखा है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए। और हम ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं माइल्ड केसेस पे कि जो आपका ईयर वैक्स है वो मॉइस्ट हो सके और ऑटोमेटिकली बाहर आ सके। एजुकेशनल पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे। वैक्स इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द ईयर कैनाल। जो हमारा ईयर कैनाल होता है उसके लिए जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो एक प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस के रोल निभाता है जो कि हमारी जो आउटर
चीज़ें होती हैं या फॉरेन बॉडी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो उनको अंदर आने नहीं देता है। द ईयर कैनाल इज सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। जो आपका ईयर कैनाल है या जो आपका ईयर वैक्स है वो उसे सेल्फ क्लीन कर लेता है, हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत एज सच नहीं होती है। ईयर वैक्स इज ओनली नीड टू बी रिमूव्ड इफ़ इट कॉज सिम्टम। जो आपका ईयर वैक्स है आप उसको तभी रिमूव करें जब वो कोई सिम्टम क्रिएट कर रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इरिटेशन हो रही है और टेल्जिया है। अगर कोई भी सिम्टम है तो आप ईयरवैक्स तभी रिमूव करें, वरना ईयरवैक्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। थैंक यू।